नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। अर्नब गोस्वामी पर कल रात में हमला हुआ और उसके बाद कई तरह के रिएक्शंस आए हैं। पकड़ा गया है जिसने भी हमला किया था और उसको खोजने के बाद उसने खुद भी बताया था कि वो यूथ कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता है और बाद में फिर उसका फेसबुक प्रोफाइल और बाकी चीज़ें देखी गई तो पता चला वो वाकई यूथ कांग्रेस का ही आदमी है। इसी बात पर चर्चा करेंगे और इसमें 3-4 हिस्सों में चर्चा होगी। एक चर्चा इस बात पर होगी कि ये जो हमला हुआ किसने करवाया, क्यों करवाया, ये वाला हिस्सा। दूसरा है कि वो लॉबी शांत बैठी हुई है जो अमूमन किसी भी पत्रकार के, और पत्रकार जब मैं बोल रहा हूँ तो उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में आप रख लीजिए, क्योंकि उस पर एम्फेसिस देना ज़रूरी है, क्योंकि पत्रकार के लिए इनके डेफिनेशंस अलग होते हैं। जैसे कि गौरी लंकेश के मरने से पहले 22 पत्रकार उसी के हालिया दिनों में मारे गए थे इस देश में। किसी को पता भी नहीं था कि कौन मरा, कहाँ मरा, कैसे मरा। तो वैसे पत्रकारों के रिएक्शंस पे भी चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की इस तरह की जो नीति रही है, और आज से नहीं, इंदिरा गांधी के समय से रही है, और इंदिरा गांधी में भी इमरजेंसी के समय से नहीं, उससे बहुत पहले से 66 से, कि कैसे इन्होंने साधुओं को निशाना बनाया था, उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कि अगर ये अटैक अर्नब गोस्वामी की जगह किसी और पे होता तो क्या झबरा और गंजा और राजदीप और रवीश जो है इसी तरह से रिएक्ट करते या चुप रहते जैसे कि वो अभी बैठे हुए हैं। पहली बात है कि अर्नब पर फिजिकल अटैक ये शायद पहली बार हुआ है हाल के समय में, लेकिन वर्बल अटैक, शाब्दिक हमले जो है अर्नब पे काफ़ी समय से चलते रहे हैं, और कलंक बोलना और बड़बोला बोल देना और तमाम तरह की बातें, और ये सब बोलने में एक आदमी सबसे आगे रहा है, वो है रवीश कुमार। और इसके दो कारण हैं। एक है कि रवीश का अपना चैनल जो है वो हिंदी में भी टॉप 10 से भी बाहर चला गया, वो भी लॉकडाउन के काल में, जब सारे लोग, अधिकतर लोग घर में ही बैठे हुए रहते हैं। और अर्नब का चैनल जो है वो भी, मतलब हिंदी चैनल भी उससे ऊपर है, और अंग्रेजी चैनल अपने उसमें देखा जाए तो अंग्रेजी चैनल जो है सबसे ऊपर चल रहा है, और उसने अच्छी खासी लीड दे रखी है सेकंड पोजीशन वालों को। उसके बाद क्या होता है कि ये एक जेलसी की, ईर्ष्या का कारण तो हो ही सकता है कि क्यों ये लोग चुप हैं या ऐसे अटैक होते हैं तो ये लोग खुश होते हैं। तो वर्बल अटैक इनके फेलो जर्नलिस्ट ही इस पे कर रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई आदमी ऊपर जाने लगता है, और जब आप खास करके तथ्यहीन तरीके से आप उस पर हमला बोलते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा हेट होता है, घृणा होती है, और कोई तर्क नहीं होता। क्योंकि इनके तर्क के हिसाब से जिन बातों को ये जर्नलिज्म बताते हैं, ये स्वयं उन बातों पे उतर नहीं पाते हैं। अर्नब ने और एक काम किया था कि शेखर गुप्ता, जो एडिटर्स गिल्ड, एक फूहड़ सी हास्यास्पद संस्था कह सकते हैं, कि नाम बना दिया है कि हाँ एक संस्था है जो इन बातों के लिए है, तो वो जो है फेक न्यूज़ पर चुप रहती है इन सब बातों को लेकर, और कॉम्प्रोमाइज्ड संस्था है पूरी तरह से। उसको देखते हुए ऑन एयर ही अर्नब ने उससे भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो उस पर भी बहुत लोग आए बोलने के लिए कि 8 साल से कभी गया नहीं था, फलाना ढिमका, जो भी बात है। 8 साल से कभी गया नहीं था तो पहले बुलाया क्यों नहीं तुमने, और तरह की बातें क्यों नहीं की, तुमने क्या अप्रोच किया। और उसके जाने न जाने से इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे हो क्या रहा था। वहाँ पे जो हो रहा था और जिस तरह की निंदनीय बातें, कि जब एक तरह का ही मीडिया उसी पे अटैक होता है तभी बोलते हैं, लेकिन बाकी मीडिया अगर फेक न्यूज़ बार बार चला रहा हो तो उसे जो है रिप्रिमांड भी नहीं करेंगे, उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। तो उसे पता चल जाता है कि आपकी आस्था कहाँ पे है, आपकी भावनाएं किस तरफ झुकी हुई हैं। तो ये शाब्दिक हमले जो है अर्नब पे और रिपब्लिक पे होते रहे हैं। भक्तों का मीडिया, गोदी मीडिया, तमाम तरह की बातें कही जाती रही हैं। ये कहने वाले अधिकतर वो लोग हैं जिनका जो है BARC के रैंकिंग्स में जो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स आते हैं उसमें ये लोग बहुत निचले पायदान पे चल रहे होते हैं। तो बोलने दीजिए, दर्द हुआ है बेचारों को तो बोल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि 2-4 दिन पहले एक खबर आती है जो कि आज से
6-7 दिन पहले अटैक हुआ था साधुओं के ऊपर। पालघर में एक गांव है गढ़चिंचले करके, कासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, और उस अटैक में 2 साधुओं समेत एक ड्राइवर की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, जिसमें सस्पेक्टेड है कि पुलिस वहाँ पे जिस तरह से पेश आई, वो क्यों ऐसे पेश आई, 3 दिनों तक वो घटना दबी कैसे रह जाती है और सोशल मीडिया पे आने के बाद ही इस पर चर्चा क्यों शुरू होती है। और शायद भगवा रंग के कपड़े पहने हुए थे, इस कारण से उन लोगों ने उन साधुओं पे, 70 साल के बुजुर्ग थे, उनकी शक्ल जब जब याद आती है तो आप अगर संवेदनशील व्यक्ति हैं तो आपको परेशानी होगी, और अगर आपको परेशानी नहीं हो रही है तो आप मानसिक तौर पर विक्षिप्त हैं या मनोरोगी हैं, आप अपना इलाज करवाइए। उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। वहाँ पे एक भीड़ जो है बड़े बड़े डंडे लेके, मतलब अब देखिए कि इसमें कई बातें हो जाती हैं कि आप कहेंगे कि भीड़ कहीं से आ गया, लूटने के इरादे से। लूटने के इरादे से आई तो सबके हाथ में डंडे क्यों थे? लूटने के लिए 4-5 लोग आते हैं, 200-300 की भीड़ नहीं आती है, और भीड़ में हर व्यक्ति के हाथ में कोई ना कोई लकड़ी या डंडा है, और वो डंडा किसी पेड़ से तोड़ा नहीं गया, वो कुछ लोग लेकर ही आए थे कहीं से। पुलिस जो है झिड़क देती है, पुलिस एस्कॉर्ट नहीं करती, उनको अपने साथ नहीं ले जाती है। हमने देखा है, हमने पुलिस को देखा है कि वो किस तरह से खुद पत्थर खाते रहते हैं लेकिन आम लोगों को बचाते हैं, ऐसा भी करते देखा। यहाँ पे पुलिस एक हवाई फायरिंग तक नहीं कर पाती है। और उसके बाद जिस तरह से पॉलिटिसाइजेशन होता है इशू का, बोला जाता है इसमें मजहब ना जोड़ा जाए, जबकि वो इलाका क्रिश्चियन मिशनरीज़ को लेकर काफ़ी एक्टिव रहा है, नक्सल इन्फेस्टेड एरिया है। तमाम बातें जो संकेत करती है फाउल प्ले, मतलब इसमें कुछ न कुछ गलत बात तो हुई ही है, इसे आप क्लीन चिट नहीं दे सकते, ये नहीं कह सकते कि एक दुर्घटना थी। इसे दुर्घटना का रूप दिया गया, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी पर रिपोर्टिंग करते हुए कुछ शब्द बोले सोनिया गांधी को लेकर, और उनका जो मेडन नेम था, उनके बचपन का, किशोरावस्था का, जब तक वो राजीव गांधी की पत्नी नहीं बनी थी तब तक का, वो नाम एंटोनियो माइनो करके इस्तेमाल किया गया, और उससे कुछ लोग ट्रिगर हो गए। अब देखिए कि इसमें आप जो है अर्नब द्वारा बोले गए शब्दों पर डिबेट कर सकते हैं। वो चर्चा का विषय है कि क्या एक न्यूज़ एंकर को इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसे, कुछ लोग अच्छा भी मानते हैं जिन्होंने देखा है कि किस तरह से एक परिवार ने नाच नचाया हुआ था सिस्टम के हर अंग को, एट विम ऑफ देयर थॉट्स, मतलब वो जो है एक लाइन लिखकर सारी नियुक्तियां रद्द कर देते थे, एक लाइन लिखकर वापस लोगों को नियुक्त कर लेते थे, अपने मोहरे हर जगह बिठा रखे थे। हजारों करोड़, लाखों करोड़ का जो है नुकसान कराया है देश का 10 साल के शासनकाल में। अगर सिर्फ रिसेंट, मतलब अभी की बातें की जाए, कुछ साल पहले की, तब, और वही है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गया वाली बात है। तो इससे क्या है कि लोगों में जो लोग मानते हैं कि अर्नब ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो बहुत अच्छा किया, तो उनके पीछे का जस्टिफिकेशन यही है कि ये लोग चोर हैं, डकैत हैं। जिस तरह के कुछ अपराध जो है साबित हुए हैं इनके ऊपर, जिस तरह की शब्दावली ये स्वयं इस्तेमाल करते हैं। जब तुम स्वयं किसी को मौत का सौदागर, जहर की खेती करने वाला और तमाम तरह की बातें बोलोगे, और उसमें भी जब एक भी अपराध साबित ना हुआ हो उस आदमी पे, तो तुम पे भी तो घोटालों का अपराध लगेगा, तुम्हें भी तो अक्यूज किया जाएगा और तुम्हें अपराधी मान लेंगे स्वतः लोग। तो वैसे ही लोग जो मानते हैं कि सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी जो है घोटालों को लेकर बिल्कुल आकंठ डूबी हुई है और बचा रही है हत्यारों को, एक जगह नहीं कई बार इन्होंने किया ऐसा, तो उन जगहों पे जहाँ पे पुलिस शील्ड कर रही है इनको, ये नक्सलियों के साथ खड़े हो जाते हैं, ये जो है आतंकियों के साथ खड़े हो जाते हैं और उनके लिए कैंपेन्स चलाते हैं या उसका हिस्सा बनते हैं, उनके पक्ष में भाषण देते हैं या उनकी वकालत करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ भी पहनते हैं हिंदू वोटों के लिए। याद होगा आपको मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान क्या हुआ था। तो ये लोग जब देखते हैं, आम जनता जब इस तरह की चीज़ देखती है और वो सुनती है कि अर्नब जो है उसके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि
जब ऐसा होता है, साधु संत की हत्या होती है, तो उसने इटली में पत्र लिखा होगा और जो है वहाँ तक गया होगा कि देखो हमारे यहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, संतों को हम मार रहे हैं, आप कितने खुश होंगे, पीठ थपथपाई जाती होगी। जिन लोगों को ये शब्द बुरा लग रहा है, वो मुझे लगता है त्रेता युग की जीवन शैली जो है वो अभी भी उसी जीवन शैली में जी रहे हैं। वो काफ़ी आदर्शवादी लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी गाली गलौज नहीं किया, और वो लोग जिन एंकरों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी भाषा देखते हैं, उनके एंकरों ने आज तक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। अब भाषा को लेके फिर मैं आपके कुछ मिनट लेना चाहूँगा कि कहा जाता है कि नहीं, इस तरह की क्रूड लैंग्वेज जो है और कोई इस्तेमाल नहीं करता। शब्द और वाक्य जो है आप किस संदर्भ में बोल रहे हैं उसमें वो अपना मतलब पाते हैं, मायने पाते हैं, अर्थ पाते हैं। अगर एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को जो 2 बार संपूर्ण बहुमत के साथ आई है, जिसे देश की एक बड़ी जनता ने बहुमत दिया है, जो लोकतांत्रिक तरीके से आई है, संवैधानिक तरीके से आई है, कोई जोड़ तोड़ नहीं किया, जितने लांछन लगे सबको हटा कर आई है, बार बार चुनी गई है, कई स्टेट्स में दोबारा चुनी गई है, उस पर जब आप कहते हैं कि आपातकाल आ गया है, आपका आपातकाल कहना अर्नब द्वारा इस तरह की शब्दावली से कि वो इटली में पत्र लिखती होगी और फिर पीठ थपथा, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा घटिया और नीच है। ये बहुत ही निम्न स्तर का कार्य है कि जब आप, चूंकि आपके हिसाब की सरकार नहीं है, तो उसको आप आपातकाल बता देते हैं, और हर 10 दिन पे एक बार आपातकाल ला रहे थे, और आपातकाल बोल बोल कर उसे इतना सामान्यीकृत कर दिया, इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो अभी कॉलेजों में पीढ़ी है, जिसे अंदाज़ा नहीं है कि आपातकाल में किस तरह के वायलेंस और एट्रॉसिटीज़ कमिट की गई थी भारतीय जनता के ऊपर, प्रेस के ऊपर, नेताओं के ऊपर, विरोधियों के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तमाम इंस्टीट्यूशंस को अपने हाथ की कठपुतली बना दिया था इंदिरा गांधी ने, एब्सोल्यूट पावर होल्ड करती थी। और तुमने उसको जो है, प्रदूषण का लेवल बढ़ गया तो तुम बागों में बहा रहे, और PM 2.5 के नाम पे प्रधानमंत्री मोदी पे उसका ये डालते हो कि वही जहर बन के आपकी नसों में जा रहा है। हिटलर से कंपेयर करते हो तुम। तो तुम जो है, भले तुम्हारे शब्द परिष्कृत हैं, तुम्हारे शब्द बड़े संस्कृत हैं, संस्कृत मतलब जिसका संस्कार कर दिया गया होगा, उस संदर्भ में देखिए, सुसंस्कारी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, बड़े तत्समनिष्ठ शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन तुम जो बोल रहे हो वो कितना खतरनाक है। तुम समाज में अराजकता फैलाना चाहते हो। अर्नब ने क्रूड लैंग्वेज का इस्तेमाल करके सीधे बोल दिया जो बहुत लोगों के मन की आवाज़ थी कि ये कहाँ से संचालित होता है, कि फंडिंग कहाँ से होती है ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस की, जो आतंकियों के साथ में खड़े होते हैं। अर्नब ने वही बोला। फिर मैं कहूँगा कि वो डिबेटेबल है, चर्चा का विषय है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो चर्चा का विषय नहीं है, उसमें कोई इफ़ एंड बट की संभावना ही नहीं है। एक जर्नलिस्ट पे, चूंकि वो तुम्हारे आकाओं के खिलाफ बोलता है, उनसे सवाल पूछता है, वो जो है उसे घेर कर हमला किया गया। और हमला देखिएगा कि ये हमला जो है कोई उसको फिजिकल हार्म पहुंचाने के लिए नहीं किया गया था ना। ऐसे हमले जो होते हैं, जो पॉलिटिकल हमले होते हैं इस तरह के, वो सिर्फ इस मायने से होते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रहे हैं। औकात मतलब हम किसी तरह खींच तीर कर, हम जोर घटाव करके किसी तरह मतलब पहुंच गए हैं सत्ता में। क्योंकि कांग्रेस कहीं भी अपने बल पर, पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी बड़े स्टेट में अपने बल पर नहीं, ये निम्नतम स्तर की पार्टियों से जो 2, 3, 5 कहीं से ले आते हैं क्षेत्रीय पार्टी वोट, उनके साथ गठजोड़ करके अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उसमें जब ये पहुंच जाती है, किसी भी तरह सत्ता का हिस्सा बन जाती है कि हमारा सपोर्ट ले लो ना, इस टाइप करके, उसके बाद ये तुम्हें इंटिमिडेट करती है, तुम्हें डराती है कि तुम मलकिनी के बारे में कुछ बोलोगे तो देखो हम क्या कर सकते हैं।
ये सिर्फ एक मैसेज देना है, संदेश पहुंचाना है अर्नब तक कि तुम मुंबई में ही रह रहे हो, वहाँ कांग्रेस भी सरकार में भागीदार है, और आज हमने तुम्हारी कार के आगे सिर्फ बाइक खड़ा किया है, कल हम कुछ और कर सकते हैं तुम्हारे साथ। आज हमने तुम्हारे विंडो पैन पे, कार की खिड़की पे मुक्का मारा है या ऐसे ऐसे करके उंगली दिखाई है, कल हम कुछ और दिखा सकते हैं। ये बस ये संदेश देना है कि तुम टोन डाउन करो अपने आप को। तुम जो है इस अप्रोच को, जहाँ पे तुम कांग्रेस पे सवाल उठाते हो, जहाँ वो सत्ता में है, तो हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। इसका पूरा पर्पस यही होता है। इसका पर्पस अर्नब को फिजिकल हार्म करना नहीं था, जैसे इंक फेंकना या पेंट की बोतल जो है उसके कार के ऊपर फेंकना, ये सब फिजिकल हार्म करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर से जो चलता है, जो संचालित होते हैं इस तरह के लोग, जो गुंडे हैं, इन्हें पार्टी वर्कर तो नहीं कहा जा सकता, यूथ कांग्रेस के गुंडे, और वो बता के जाता है, वो बता के जाता है इस बात को कि हम जो है यूथ कांग्रेस के हैं। गार्ड इसी बात को डीसीपी को बताता है, डीसीपी वहाँ पे सुनता है। 2-2 बार गार्ड ने डिक्टेट किया, अर्नब बोल रहा है, और बाद में डीसीपी डिनाई कर देता है। 3 घंटे के अंदर उन बातों से पलट जाता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अर्नब ने ये बोला है कि मतलब ही वॉज अपॉल्ड टू सी दैट डीसीपी जस्ट उसने बदल दिया कि नहीं, इसमें यूथ कांग्रेस है ही नहीं, उसका हाथ नहीं है। जबकि जो अटैक कर रहे थे उनका फेसबुक प्रोफाइल आप जाके उन दोनों लड़कों का जाके छानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। अब उसके बाद क्या होता है कि लॉबी ने काफ़ी हास्यास्पद तरीके से, लॉबी जब मैं बोल रहा हूँ गिरोह की बात कर रहा हूँ, ये जो पत्रकारिता का समुदाय विशेष जो है और लंपटों का, वामपंथी लंपटों का जो गिरोह है, तुरंत आके देखिए 1:05 पे रिपब्लिक टीवी ने ट्वीट करके ब्रेक किया और 1:04 पे संबित पात्रा ने कैसे ट्वीट कर दिया। अब ये चंपू जो हैं, ये लंपट जो हैं, इन्हें पता भी नहीं है कि न्यूज़ मीडिया काम कैसे करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि रिपब्लिक टीवी पर उससे काफ़ी पहले आ चुकी थी वो खबर, और एक ट्वीट को लिखने में चंद सेकंड लगते हैं, 1 मिनट लग जाएगा, और एक न्यूज़ को क्रिएट करके जो आपका कंटेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म होता है, फीड करते हैं, उसमें फ़ोटो लगाते हैं, हेडलाइन देते हैं, नीचे लिखते हैं क्या हुआ, कोई वीडियो है तो उसको इंटीग्रेट करते हैं, तमाम चीज़ करने में कम से कम 15-20 मिनट लग जाता है। तो रिपब्लिक टीवी ज़रूरी नहीं है कि चूँकि अर्नब का है और अर्नब के साथ हुआ तो सबसे पहले ट्वीट जो है उसी टीवी का आना चाहिए, नहीं। जब तक रिपब्लिक टीवी पे तो चल ही गया, लोग स्क्रीनशॉट भी शेयर करने लगे, क्योंकि वो रात के 12:30-1 बज रहे थे उस टाइम, और जब तक ये होता है तो इस तरह की मतलब चंपुओं वाली बातें करना, इससे आप किसको ठग सकते हैं? गांव में जो आदमी बैठा हुआ है, जो जानता नहीं प्रक्रिया क्या है, इससे आप और किसी को नहीं ठग सकते। और गांव में जो आदमी बैठा हुआ अंग्रेजी में जो है वो ट्वीट्स नहीं पढ़ता, तो इससे अपनी ही भद पिटवानी है ये पत्रकारों की, और चमन उनकी जो है लॉबी है उन लोगों की, ये सिर्फ अपनी फजीहत करवा रहे हैं इस तरह की बातें करके। अब अटैकर्स जो हैं यूथ कांग्रेस के हैं, और पुलिस, मैंने बताया कि उसने स्टेटमेंट भी जो है, बयान जो है उनके अर्नब के गार्ड्स के जो बयान थे उनसे भी जो है हट जाती है, उससे भी यूथ कांग्रेस वाला हिस्सा निकाल देती है। लेकिन आप फेसबुक प्रोफाइल आदि और बाकी एक्टिविटीज़ देखेंगे तो वो वहीं पे था, और उनका मकसद था कि वो बता दें कि यूथ कांग्रेस ने तुम पे हमला किया है। अलका लांबा ने उसी का ट्वीट किया कि जिंदाबाद यूथ कांग्रेस। देखिए ये लोग कल तक इन्हीं बातों के लिए आम आदमी पार्टी में जब थी तो कांग्रेस को गरियाती थी, और अभी जो है जिंदाबाद के नारे लगा रही। वैसे इररिलेवेंट है, हारी हुई नेता है, मतलब कोई जानता नहीं, तब यही सब करके जो है फ्रंट में आएगा कि देखिए हमने जिंदाबाद के नारे लगाए थे आपके लिए, ट्वीट का स्क्रीनशॉट ये रहा। तो ये नेता और नेत्रियां जो हैं वो ऐसे चिरकुटाई करके किसी भी तरह नज़र में आ जाना चाहते हैं। और एक बड़ा ही मज़ेदार कनेक्शन है कि इसमें रवीश का हाथ एक तरह से कहा जा सकता है। अब देखिए, आप कहेगा कि ये तो आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ रहे हैं, गढ़ रहा हूँ। एक फ़ोटो है इस आदमी की, प्रतीक शायद नाम है एक अटैकर का, उसने जो है वो रवीश का बहुत बड़ा फ़ैन है,
अगर आप उसके प्रोफाइल पे जाके देखेंगे। आप कहेंगे इससे क्या साबित होता है? जीत जी, देखिए नीरव मोदी जब मोदी के साथ पीछे में फ़ोटो में खड़े थे, रवीश जो है उसके भागने के लिए मोदी को रिस्पॉन्सिबल बताया था कि क्या उनकी टीम को पता नहीं होगा कि नीरव मोदी का प्रोफाइल क्या है? क्या उन्होंने जांच नहीं की थी? वो कैसे प्रधानमंत्री के पिक्चर फ्रेम में आ जाता है? या फिर रवीश जो है किसी भी तरह का ये जो राम भक्त बच्चा था 17 साल का जिसने गोली चलाई थी जामिया में 30 जनवरी को, उस पर पूरा कैसे बोल दिया था कि ये जो है नेता बोल रहा है घृणा भरी जा रही है उसके कारण। तो वैसे ही अगर देखा जाए उसी तर्क के हिसाब से, तो रवीश के फॉलोअर ने, चूँकि रवीश अर्नब से बहुत ज़्यादा घृणा करता है और ये सर्वव्याप्त है, उसने नाम ले लेके बोला है ये सारी बातें, तो क्या हम कह सकते हैं कि उसके मन में जो है ये घृणा का भाव जो है रवीश ने भरा है और रवीश जो है अर्नब पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार है एक तरह से? बिल्कुल कह सकते हैं। कम से कम रवीश जो है, आप लोग कह दीजिएगा कि अजीत जी ये बात गलत है, लेकिन रवीश कम से कम ये बात डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि रवीश का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसका यही है। ऐसे ही वो किसी तरह से कहीं से भी कोई ना कोई नाता जोड़ के जो है, और सड़कों पे कोई गोली चला रहा है तो बोल देगा अनुराग ठाकुर ने नारा लगाया था ना, तो उसी कारण ये गोली चला रहा होगा। अब क्या होता है कि अब एक और लॉबी जो है इनकी छुटभइये चंपुओं की लॉबी, इसमें गंजा है प्रतीक सिन्हा जो कहने को चलाता है एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट, और वो मूलतः वॉलेट को पत्थर को वॉलेट बनाने वाला पारस मणि लेकर चलता है। तो इस तरह का काम फेक न्यूज़ के नाम पे खुद ही प्रोपेगेंडा ठेलते रहता है। बेसिकली यही काम है इसका है, और इसका एक जुब्बू रंगरसिया है लौंडा, वो दोनों मिलकर। अब क्या है कि ये सब आदमी बाकी टाइम में तो पूरा ज्ञान और एकदम आयतें छाप देते हैं अपने उस पर, क्या कहते हैं, आयत त्रिभुज और जो भी होता है उस तरह की चीज़ें जो है बना के और छाप देंगे अपने ट्विटर टाइमलाइन पे। अभी इसने कुछ नहीं लिखा है। लिखा क्या है, प्रकाश जावड़ेकर ने जब इस हमले की निंदा की और जर्नलिस्ट वर्ड का यूज किया, तो ये जो गंजा है ये प्रतीक सिन्हा, वो लिखता है अर्नब को जर्नलिस्ट साबित करने की कोशिश मत कीजिए। अबे चंपक, 1200 करोड़ का उसका एम्पायर है अर्नब का, जिसमें 82% स्टेक है उसका। 82% होता है 984 करोड़। तुमको राह चलते कोई पूछ देगा ना रास्ते में, तो 984 रुपया नहीं निकलेगा तुम्हारी जेब से। ये तो सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू में बता रहा हूँ। दूसरा और देख लो कि मतलब आप देखिए कि जो आदमी 3 लोगों से जो है एक फर्जी की प्रोपेगेंडा फैक्ट चेकिंग साइट के नाम पे शुरू करता है, उसमें 7 मेंबर हो जाते हैं तो नाचने लगता है कि आज हमारी टीम इतनी बड़ी हो गई है। वो अब सर्टिफिकेट दे रहा है कि अर्नब गोस्वामी जर्नलिस्ट है कि नहीं। मतलब ठीक है कि सर के ऊपर जो है बाल नहीं है, प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, कि धूप से जो है हीट हो गया दिमाग, और एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसको बचाने के लिए। दिमाग के भीतर भी स्कल के ऊपर एक लाइनिंग होती है जो ग्रे मैटर को हार्म नहीं होने देती है, हर चीज़ से बचाती है दिमाग को। तो लगता है वो डायरेक्ट संपर्क में आ गया, कुछ हो गया केमिकल लोचा उधर। मतलब 5 लाख प्रति महीने के ऑपरेशनल कॉस्ट पे चलने वाली कंपनी का आदमी, उस आदमी को जर्नलिस्ट मतलब नहीं होने का सर्टिफिकेट दे रहा है, जिसकी पर्सनल वर्थ जो है सिर्फ एक मीडिया एम्पायर 984 करोड़ का। और ठीक है, अब आप कहेंगे कि अजीत जी ऐसे किसी को जलील नहीं करना चाहिए, हर आदमी इसी तरह से छोटी चीज़ों से शुरू करके आगे बढ़ता है, आप लोग भी इसी तरह की एक छोटी संस्था है। ठीक है, मान लेते हैं, और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि देखा जाए तो वाकई गंजा जो है, माफ़ कीजिए, प्रतीक सिन्हा जो है वो फैक्ट चेकिंग से वो नया वेंचर शुरू किया, उसने साइंस फैक्ट चेक करके शुरू किया है, और उसमें जो है वो बताता है कि कैसे नींबू से जो है कोरोना ठीक नहीं होता है। खुद ही साइंटिफिक फैक्ट जो है वो हकीम उस्मानी टाइप का काम है बेसिकली इसका।
तो हकीम उस्मानी पिलर नंबर 36 लाल कुआं अलीगढ़ के पास बैठने वाले टाइप के फैक्ट चेक करने वाले, अब वो जो है वो अर्नब गोस्वामी को, जिसके अंदर 1000-1500 लोग काम करते हैं, सब जर्नलिस्ट है मैक्सिमम, वो अब बता रहा है कि कौन जर्नलिस्ट है और कौन नहीं है। अब गंजे से आगे चलते हैं न्यूज़ लॉन्ड्री के झबरे पर। झबरा जो है वो लिस्ट कर रहा है साइट्स को कि ये देखिए रिपब्लिक टीवी पे जो हेट का कैंपेन चल रहा है उसमें ये कंपनियां उसको स्पॉन्सर कर रही है, इस कंपनी का इस पे ऐड आता है, स्टॉप स्प्रेडिंग हेट करके, इस तरह करके एकदम 10-12 कंपनियों के नाम लिखे और बाकायदा स्क्रीनशॉट्स लगे। आजकल स्क्रीनशॉट जर्नलिज्म खूब होता है क्योंकि इन लोग के पास कंटेंट है नहीं, और ये जिनसे पैसा मांगते हैं, डोनेशंस और सपोर्ट जो लेते हैं, तो वो बेचारे उनको दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए ना कि भाई हम देखो कुछ काम कर रहे हैं। तो मुख्यतः ये लोग खुद हिंदू फोबिया से ग्रस्त हैं और हर दिन अर्नब को लेके, तो अर्नब का तो एकदम लगता है दीवाना है ये अभिनंदन सेखरी करके, और इसके अखरोट मैंने कई बार उबाले हैं। तो अभिनंदन झबरा जो है वो जो है दूसरों को कहता है कि तुम जो है रवीश से फिक्सेटेड हो, तुम जो है सोनिया गांधी से फिक्सेटेड हो, तुमको और कोई नहीं दिखता। और इसके साइड पे अगर चले जाइए तो लगता है कि खाते पीते सोते जगते अर्नब गोस्वामी ही करता है। तब अब इसकी स्थिति ये हो गई कि यह आदमी, मतलब सोचिए कि मानसिक तौर पे किस तरह का इसका IQ लेवल होगा कि ये सोचता है कि कंपनीज के CEO जो है वो न्यूज़ लॉन्ड्री पढ़ते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि नहीं, अर्नब के सुपर प्राइम टाइम को स्पॉन्सर नहीं करना चाहिए। वो बोर्ड मीटिंग में इसी तरह सीरियस होकर और दिखाता हुआ कि देखो न्यूज़ लॉन्ड्री वाले कर रहे हैं, अभिनंदन कह रहा है, कुछ तो बात होगी उसमें। अब अगला हिस्सा जो है वो इस पे है कि जो नॉर्मली इन सारी बातों पे कि पत्रकार पे हमला हो गया, बड़े मुखर होके जो है विरोध में आ जाते थे, पूरा डिनाउंस करते थे, बोलते थे ये गलत है, अब व्यक्ति की आज़ादी पे हमला हो रहा है। उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। जिन्होंने दिया है वो इफ़ और बट लगा रहे हैं। और ये जो पूरा राजदीप है, रवीश है, बरखा है, सागरिका घोष है, और ये जो पूरा और जो टुटपुंजिया चवन्नी छाप सब जो हैं बाकी लोग, वो राना अयूब टाइप के बाकी लोग, सहला रशीद और ये सब जो अपने आप को सो कॉल तथाकथित जर्नलिस्ट अपने आप को मानते हैं, ये लोग मतलब इफ़ और बट लगा रहे हैं। राजदीप ने कुछ नहीं लिखा है, रवीश कुमार ने एक शब्द नहीं लिखा है इस पे। और जब ये लोग ऐसा करते हैं तो इनके लिए ऐसे ही विशेषण समझ में आते हैं जो मैं आगे कहने जा रहा हूं कि रवीश, राजदीप, ये प्रतीक सिन्हा या अभिनंदन सेखरी और तमाम इस तरह के गैंग के लोग जो हैं वो अधम, पापी, नीच, ऐसी प्रवृत्ति के ये अति घिनौने व्यक्ति हैं जिनको दूसरे की दुर्घटना का शिकार होने पे भी जिन्हें आनंद मिलता है। ये लोग वैसे घटिया और नीच लोग हैं। तो इन लोगों की बातों को अगली बार से जब ये ज्ञान देना है तो आप याद रखिएगा कि इन्हें पत्रकारों पर हुए हमले से मतलब नहीं है। इन्हें मतलब इस बात से है कि वो पत्रकार है कौन, उसका नाम जानना है, उसकी कुंडली निकालनी है। उसके बाद ये जो है ज्ञान देते फिरेंगे कि ये जो है ये गलत हुआ, यह व्यक्ति की आज़ादी का हनन है, आपातकाल आ गया। याद होगा कि इसी तरह के कुछ हमलों पर लोग सड़कों पे आ जाते थे और पूरा कैंडल लाइट विजिल और इस तरह की बातें होती थी। राहुल कंवल जो है वो सो के उठा और वो जो है मतलब वो अलग पता नहीं हाय रहता है किस बात को लेके। उसने लिखा कि उसके हिसाब से ये पूरा अटैक जो है ऑर्केस्ट्रेटेड था, खुद ही अर्नब ने अटैक कराया। क्यों कराया उसका लॉजिक सुनिए, क्योंकि तुम प्रेडिक्टेबल बातें करते हो अपने चैनल पे और तुम्हें कोई देखता नहीं है, और इस कारण से तुम्हारी रेटिंग्स गिरती जाती हैं और इस कारण तुम्हें इस तरह के स्टंट करने पड़ते हैं जो अपने आप ऊपर में हमले करवाओ, ताकि जो है तुम जो है एकदम झूल रहे हो धागे से, किनारे पे चले गए, यू आर लिविंग ऑन द एज, और उसके बाद तुम्हें इस तरह के स्टंट की ज़रूरत पड़ती है। यूथ कांग्रेस वाले ने बोला कि वो यूथ कांग्रेस का है,
सब कुछ साफ हो गया है, लेकिन राहुल कंवल को ज्ञान पेलना था। अब राहुल कंवल को फिर वही है कि किसी ने दिखाया, आईना दिखाया कि भाई देख लो, कम से कम चेक तो कर लेते कि इस वीक की रेटिंग पॉइंट्स क्या हैं, और उसमें रिपब्लिक और इंडिया टुडे ग्रुप में लंबा अंतर है। जब इस तरह से जलील हुए राहुल कंवल, तब जब वो एक लेके आए कि देखिए 22 साल से बड़े मेल ऑडियंस जो महानगरों में रहते हैं, उसमें जो है इंडिया टुडे टीवी सबसे ऊपर है। तब ठीक है, अब इस तरह से मतलब ये मानते हैं कि फीमेल जो है वो न्यूज़ नहीं देखते, और देखती भी हैं तो इंडिया टुडे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि महिलाएं देख रही हैं कि नहीं, उसकी राय क्या है। सिर्फ उनको 22 साल से बड़े मेल्स के वॉइस, 18 से 22 साल वाला यूथ जो है वो चला गया, उससे और छोटा 14-15 साल से 22 साल तक के बीच का जो बच्चा है, बच्ची है, वो देखते, उससे कोई फ़र्क नहीं है। मतलब फीमेल पॉपुलेशन को तो ऐसे ही हटा दिया, उसके बाद जो यंग पॉपुलेशन है, जो अगली पीढ़ी है, उसके विचारों से भी इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको 22 साल से ऊपर, उसमें देखिए हम नंबर हैं। वही है कि इसमें फिर वो नेगेटिव ग्रुप वाले का भी निकाल लेते कि ब्लड ग्रुप के हिसाब से कौन सा, फिर कितने परसेंट लेस्बियन जो है हमारा चैनल देखते हैं, कितने परसेंट गे देखते हैं हमारा चैनल, और हमारा चैनल जो है अफ्रीकन अमेरिकन के बीच से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और हमारा चैनल जो गोवा में बिकनी पहन के लड़कियां आती है वो सबसे ज़्यादा देखती है हमारा चैनल, और हमारा चैनल जो है फलाना जगह पे जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं वो सब ज़्यादा देखते हैं हमारा चैनल। और ये हमने इंडिया टुडे इन्फो वार रूम के डेटा माइनिंग सेंटर से जो है बना के निकाला है। यही बचा हुआ है ना। अब जब जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसमें इफ, बट और स्टार और हैश, परसेंटेज, ये सब लगा के जो है कुछ भी साबित करना चाहोगे तो साबित करोगे। ये एक हिस्सा रहा। और अब अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो आप पाएंगे कांग्रेस का पूरा इतिहास रहा है इस तरह के, और इनका माफिया की तरह बिहेव करने का पूरी हिस्ट्री रही है इनकी। और देश के साथ जो इटालियन जॉब हो गया उससे पहले से इनकी हिस्ट्री रही है। 1966 में 1966 में 7 नवंबर को, उससे पहले क्या हुआ कि लगभग 3 लाख से 7 लाख तक डिफरेंट एस्टिमेट्स के अनुसार रैली हुई लोगों की, हिंदुओं की। उन्होंने कहा था इंदिरा गांधी को कि गौ हत्या जो है, गौकसी जो है, उसको जो है बैन किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए पूरे भारत देश में। और उसी के लिए एक रैली चल रही थी दिल्ली में। दिल्ली में उससे बड़ी रैली आज तक नहीं हुई है। और क्या हुआ फिर कि इंदिरा गांधी ने सोचा कि समय के साथ साथ जो है ये ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं किया उसने। फिर एक सांसद थे कोई, और वो संत भी थे, उनकी जो है उनको बेइज्जत करके जो है संसद भवन से निकाल दिया गया, या ऐसा कुछ हुआ उनके साथ। तो लोग आक्रोशित हो गए और वो संसद के आसपास शायद घेराव करने लगे, या जो भी है। आपको जानकर आश्चर्य शायद नहीं होगा कि इंदिरा गांधी ने, उसमें 15,000 साधु संत थे, उन पर गोलियां चलवाई। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से कहा जाता है 5,000 लोग मरे। ऑफिशियल और पेपरों में जो छपा उसमें 200 से 300 के बीच का आंकड़ा बताया जाता है, और ऑफिशियली ही बताया जाता है 209 राउंड गोलियां चली। ये बात इमैटेरियल है कि गोलियां कितनी चली, नहीं चली, 209 ही चली तो 1500 कैसे मर जाएंगे, 5,000 या 5,000 लाशें नहीं गिरी, मान लेते हैं। बात जो काम की वो ये है कि साधु पे तुम गोली कैसे चला दोगे। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, आंसू गैस के गोले छोड़ते, पैलेट गन से फायर कर देते, रबर की बुलेट चला देते, वाटर कैनन का यूज कर लेते। क्या तुमने वार्निंग की? नहीं, तुमने जो है उन पर गोली चलवा दी। तो साधुओं पर हमले का ये पहला नहीं था। और बाकी आपको 84 याद ही होगा, इमरजेंसी याद ही होगी कि किस तरह से वॉइसेज ऑफ डिसेंट को दबाने का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, प्रेस को गैग करना, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देना, वो इंदिरा गांधी के टाइम में कांग्रेस ने किया था। और कांग्रेस आज भी उसी हिसाब चलती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये इस फिराक में थे। इन्हें लगता था कि हम लंबे समय तक जो है, कुछ तो हमारी जेब में है ही जर्नलिस्ट जो अपने आप को बोलते हैं, तो जेब में पड़े हुए जर्नलिस्ट के सहारे ये सोच रहे थे कि नैरेटिव का गेम हमेशा ही जीतते रहेंगे। लेकिन
लोगों का बिहेवियर बदलता है, जनरेशनल शिफ्ट आता है, लोग पढ़ने लिखने लगते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, उनके पास सूचना अब चल कर आने लगते हैं उनके हाथों में, हथेलियों में। पहले टीवी से प्रवाह चलता था, प्रवचन चल रहा है रवीश कुमार का, लोग माने जा रहे हैं, राजदीप सरदेसाई ने जो बोल दिया हो गया। अब जो है उनको रिटेलिएशन झेलना पड़ता है, उनको ट्विटर पे सवालों का जवाब देना पड़ता है। लोग खुद न्यूज कहीं पे होती है वो शेयर करते हैं, तो इन पत्रकारों की क्रेडिबिलिटी जो है गौण होती चली गई, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा चाटना ही सीखा था, और चाटते भी ऐसे थे कि नमक लगा के चाटे और जैसे मतलब हड्डी तक पहुंच जाए, इस तरह से चाटने वाले लोग। ऐसे लोगों को आपने नैरेटिव के गेम में डाल रखा था। अब क्या है कि जनता ने उनके हाथ से नैरेटिव का गेम ही पलट दिया, जनता खुद अपना नैरेटिव तय कर रही है। तब जो है यही तरीका बचा है कि अर्नब पे जो है इंक फेंक दो, उसे जो कोई थप्पड़ मार दे, उस पे जो है कोई हवा में गोली फायर कर दे, इस तरह से इंटिमिडेट करने की कोशिशें की जाती हैं। साधुओं की लिंचिंग अभी मैंने बताया कि 66 से ही चला आ रहा है, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो पूरे इस प्रकरण का अर्नब पे जो हमला हुआ उसका मुद्दा बनता है, तो कांग्रेस के लिए ये शर्म की बात नहीं है, ये वाकई जो है इनके लिए ये तो बैच ऑफ ऑनर टाइप का है। इन्हें हिंदुओं की याद तब आती है जब इन्हें राम भक्त राहुल बनना पड़ता है, फिर शिव भक्त राहुल बनते हैं, जो कैलाश जाते हैं, कोट के ऊपर ही जनेऊ पहन लेते हैं, बताते हैं कि वो उनका दत्तात्रेय कुल से है, और पता नहीं ऊपर इतना साला हेर फेर हो रखा है, फिर भी इनका गोत्र जो है मेंटेन है बेचारे का। ये सब भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। खैर वो सब इमैटेरियल, वो सब कहने की बातें नहीं, उस सब पे हमें जाना भी नहीं है। और इसी सब बात पे जब साधुओं के लिंचिंग पे अर्नब ने सवाल पूछे तो उस पे जो है हमला हो जाता है। अब आप सोचिए कि अगर ये हमला रवीश पर हुआ होता तो क्या होता, या ये हमला और किसी व्यक्ति पे हुआ होता जो रवीश के गैंग का है, तब क्या हो। रवीश तो उसको 4-5 लोग गाली देते हैं उसके कमेंट बॉक्स में जाके, तो उसी को वो बोल रहा है कि ये तो मेरी मॉब लिंचिंग करवा रहे हैं। उसने लिखा है 2-3 दिन पहले, उसने अपने फेसबुक के एक पोस्ट में लिखा है कि ये भी मेरी मॉब लिंचिंग के बराबर है, मुझे रोज गालियां पड़ती। समझ रहे हैं आप मॉब लिंचिंग? आप सोचिए एक असहाय व्यक्ति को जिस तरह से घेर कर 200-300 की भीड़ ने मार दिया, उसकी तुलना रवीश जो है अपने पोस्ट पर आने वाली गालियों से कर रहा है कि उसकी भी मॉब लिंचिंग एक तरह से हो रही है। यह है स्तर। कुछ शब्द जो टाइप होकर उस तक पहुंच रहे हैं उसको जो है रवीश मॉब लिंचिंग बोल रहा है। तो आप सोचिए कि रवीश की गाड़ी पर कोई जो है पत्थर फेंक देता या इस तरह से बाइक से घेर के उसे रोक देता, तब क्या होता। तब ये होता कि भले ही वो हो सकता है कि रवीश से चिढ़ा हुआ कोई आदमी हो जिसका किसी पार्टी से कोई लेना देना ना हो, जो खुद अपने आप ही प्रेरित होकर चला गया हो, जैसे वो राम भक्त जो बच्चा था जिसका नाम जो है इलीगल है लेना, तो वो जो पहुंच गया था क्योंकि उसने चंदन गुप्ता की हत्या देखी थी। कासगंज में चंदन गुप्ता की हत्या हो जाती है तिरंगा यात्रा निकालने पे, उसके बाद फिर कमलेश तिवारी की गला रेत कर हत्या होती है। उसके कारण वो बच्चा जो है प्रभावित हो जाता है और वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता था। उसको पूरा बीजेपी वाला बनाने की कोशिश और संघ की आइडियोलॉजीज चलने वाला तमाम तरह की बातें कहकर जो है उसे उस चीज़ से एसोसिएट करने की पूरी कोशिश की गई। अगर ये अटैक रवीश पर होता और वो आदमी उसी तरह का कोई बच्चा होता जिसका कोई मतलब नहीं है, या लड़का या लड़की जो भी होती, तो पता किया जाता है कि वो बचपन में जिस लौंडे के साथ स्कूल में जाता था उसका मौसा जो है, उसका दोस्त, वो जो है एबीवीपी में अपनी जवानी में कभी रहा था। इस तरह के कनेक्शन निकाले जाते और तब कहा जाता कि देखिए यही जो है भाजपा वालों की संस्कृति है जो मजबूर करती है एक आदमी को, और वो जो है जर्नलिस्ट पे हमला करता है। सरकार चाहती है, क्योंकि रवीश रोज मोदी से प्रश्न पूछता है, इसलिए सरकार चाहती है कि उसका गला घोंट दिया जाए, रवीश को मार दिया जाए, और रवीश तब पागल होकर सामने आ जाता। और यहाँ पर
जबकि वो स्वीकार रहा है खुद ही अटैकर कि वो यूथ कांग्रेस का है, और बाकी फैक्ट्स भी उसके खिलाफ ही जा रहे हैं, वही बात कह रहे हैं कि वो यूथ कांग्रेस का है। रवीश के वॉल से पोस्ट ऐसे गायब हैं जैसे गधे के सर से सींग। वहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। 7 बजे तक तो कुछ भी नहीं था। 7 बजे शाम के बाद में हो सकता है कुछ लिखा हो या प्राइम टाइम में कुछ इसकी चर्चा हुई हो, जो कि मैं हाईली इम्प्रॉबेबल मानता हूँ। तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ लिखा होगा, अदरवाइज मैंने जब तक वीडियो बनाया तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और अब नाम लेने की बात, ये अंतिम हिस्सा है कि नाम तो योगी आदित्यनाथ जी ने, जो अपना पूर्वाश्रम का उनका नाम है, जब से वो योगी बन जाते हैं, सन्यासी और महंत का जीवन जीने लगते हैं, तब से उन्होंने अपना पुराना नाम तो छोड़ दिया था। तो तब तो ये लोग कांग्रेसी लोग तो ट्विटर पे बार बार कहते रहते हैं अजय सिंह बिष्ट, मोदी को चाय वाला, मोदी को तमाम तरह की बातें करते हैं। तब तो इनकी भावनाएं नहीं भड़कती, तब बड़ा ठीक है। सोनिया गांधी को अंतोनियो माइनो कह दिया तब मतलब क्या वो याद आ गए क्या? मुसोलिनी से जो कनेक्शन है बताया जाता है, मुसोलिनी से उसके पिता का कनेक्शन, वो याद आ जाता है क्या? उसका नाम लेने में क्या बुराई है? क्यों नहीं ले सकते हैं नाम? ऐसा तो है नहीं कि वो नाम ही खराब है, कुछ नहीं। नाम तो नॉर्मल सा नाम है, जैसे राम, रहीम, रवीश, अर्नब कुछ भी होता है, उसी तरह का एक नाम है जो इटालियन में है और वो इटली की है, सबको पता है। फिर क्या समस्या है? उसका नाम किसी ने ले लिया तो क्या दिक्कत हो जाती है? नाम से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के नेता खुद लेते हैं, बड़े बड़े नेता आपके जो प्रवक्ता हैं आपके पार्टी के, वो लोग नाम लेते हैं। इस कारण नाम लेने पे जो है, अंतोनियो माइनो कहने पे जो है, पिनकिए मत, बिलबिलाइए मत, भक्क से जहाँ तहाँ जो आग लग जाता है आप लोगों के इन सब बातों पे। इररिलेवेंट हो चुकी है सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस देश के पॉलिटिक्स से। रेलेवेंस उनका बस इतना है कि वो 2-4 जगह पे किसी भी तरह सत्ता में अभी तक बने हुए हैं। सत्ता में वो इसलिए बने हुए हैं कि वो 3 सीट होने के बावजूद किसी तरह कहते हैं हमको ले लो ना, हमको ले लो ना, हमको रख लो ना। कोई बुलाता नहीं उसको, फिर भी ये चले जाते हैं। इस तरह की पार्टी की वो मुखिया है, जहाँ जो है बेटा कभी अध्यक्ष बनता है, कभी उसका अध्यक्ष बनने का मन नहीं करता है, फिर आता है और पता नहीं किस दुनिया जहान में वो अलग डायमेंशन में जीता है। राहुल गांधी को वो एक केस स्टडी है। वो आदमी आता है और एक बार में मतलब 15 मिनट में 20 बार बोल जाता है स्ट्रैटेजिकली इसको डिफेंड करना। चाहे उसे पूछ दीजिएगा क्या स्ट्रैटेजी है, तो वो स्ट्रैटेजिकली जो है उस क्वेश्चन से स्ट्रैटेजिकली अवे हो जाता है, भाग जाता है जान छुड़ा के। आप उस पार्टी के नेता से डील कर रहे हैं, आप उस पार्टी की नेत्री से डील कर रहे हैं, जिसके लिए अब मतलब गाली गलौज के सिवा और आम जनता के पास कुछ नहीं है। अमेठी जैसी जगह से चुनाव हार गया राहुल गांधी। और हाँ, गुंडों से अटैक करवाने वाली बात से याद आया कि सुरेंद्र नाम का एक मुखिया थे उस अमेठी के उसी किसी गांव के, जो स्मृति ईरानी के सहयोगी थे उस गांव में, समर्थन करते थे उसका, उनकी हत्या करवा दी। उनकी हत्या हो गई रिजल्ट आने के अगले ही 1-2 दिन के अंदर। वो बात भी याद रखिएगा। तो इनका पूरा जो है इतिहास रहा है, और ये अर्नब पर हमला जो है बस वही है, ये बताने के लिए कि देखो तो महाराष्ट्र में रह रहे हो, वहाँ हमारी सरकार। इस कारण ये संभव हो पाया है। और इसमें ये सब फर्जी बातें बताना कि नहीं सोनिया गांधी ने फ़ोन थोड़े किया होगा उसको, वो सोनिया गांधी जाने, वो है यूथ कांग्रेस का। तुम जिस मोदी को कहते रहते हो कि दंगा करवाया, तो वो क्या तलवार लेके घूम रहा था? उस पर जो चार्जेज लगते हैं, जो उसकी निंदा होती है, चाहे मोदी हो या अमित शाह हो, जो भी है, निंदा इसलिए होती है कि उनके राज्य में दंगा हुआ। वो घर का मुखिया था और तब दंगे हुए, क्योंकि दंगे तो मुसलमानों ने जब 59 लोगों को जलाया था, हिंदुओं को, साधुओं को, कारसेवकों को, दंगे तो तब हुए थे। ये बात हमेशा जो है डिस्कशन से गायब कर दिया जाता है, और बार बार आप लोग भी याद रखिए इस बातों को।
तो वही बात है कि ये इंटिमिडेट करने का जो तरीका है, ये डराने का, ये तरीका नहीं चलेगा। क्योंकि सोनिया गांधी भले टुटपुंजिया लौंडे जो है 2-4 बाइक पे छोड़ दें, उससे होता कुछ नहीं है। उससे तुम और दूर होते जा रहे हो पब्लिक परसेप्शन से, पब्लिक डिस्कोर्स से। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक कार्यों के ही कारण जाना जाएगा और उससे वोट नहीं मिलेंगे। तुम जितना कोशिश करके रह लो। नमस्कार।